Good morning, students. Welcome to your social science class 8th. Today we will discuss the question answers of chapter number 15 of history, India marches ahead. Part D and Party. Let's start with first question of Party. Who framed the Constitution of India and how? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को किसने और किस तरह से फ्रेम किया? द आंसर इज The Constituent Assembly framed the Constitution of India. Constituent Assembly ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया. The meetings of Constituent Assembly were held in New Delhi. Constituent Assembly की मीटिंग्स न्यू दिल्ली में हेल्ड की गई एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया अटेंडेड द मीटिंग. और इंडिया के सभी पार्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने उस मीटिंग को अटेंड किया. दीज डिस्कशंस रिजल्टेड इन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. इन डिस्कशन का रिजल्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग के रूप में मिला. यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया. सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाय हाईलाइटिंग द मेजर अचीवमेंट्स इन दिस फील्ड. इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को डिस्क्राइब करो. इस फील्ड में उनकी मेजर अचीवमेंट्स क्या थी, उन्हें भी हाईलाइट करो. द आंसर इज आवर इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन बी विटनेस्ड इन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन बोथ इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की गवाही जो हमारे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों एरियाज़ में प्रोडक्शन में जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, उससे पता लगाया जा सकता है. द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा विच आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री. गवर्नमेंट ने बेसिक फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, जैसे पावर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा, जो कि इंडस्ट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट है. इन द एग्रीकल्चर सेक्टर मशीनलाइजेशन, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स एंड रिसर्च हैव इम्प्रूव्ड द सिनेरियो. एग्रीकल्चरल एरिया में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, मशीनीकरण हुआ है, इरिगेशन की टेक्निक्स डेवलप हुई हैं, फर्टिलाइज़र्स का डेवलपमेंट किया गया है. इसके अलावा जो रिसर्च वर्क किया गया है, जिससे एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी सिनेरियो इंक्रीज हुआ है, इम्प्रूव हुआ है. थर्ड क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच. नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में अंतर बताएं. दोनों का एक एक उदाहरण भी दें. नेशनल पार्टीज़ हैव इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री. नेशनल पार्टीज़ का प्रभाव पूरे देश में रहता है. नेशनल पार्टीज़ डील विद नेशनल प्रॉब्लम्स. नेशनल पार्टीज़ नेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है. इन ऑर्डर टू बिकम a national party, a party has to secure at least 6% of total votes in Lok Sabha or assembly elections in 4 states and win at least 4 seats in Lok Sabha. एक नेशनल पार्टी बनने के लिए किसी भी पार्टी को लोकसभा की टोटल वोट्स में 6% वोट्स को सिक्योर करना होता है, या किन्हीं 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस को विन करना होता है. मिंटू से लोकसभा की 4 सीटें जीतना जरूरी होता है. नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के एग्जाम्पल हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेशनल पार्टीज. रीजनल पार्टीज
The influence of regional parties is limited to a particular region or state. रीजनल पार्टी का प्रभाव एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर स्टेट तक ही लिमिटेड होता है. Regional parties are concerned with the problems and demands of a particular region only. जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया की डिमांड्स और प्रॉब्लम्स के बारे में कंसर्न होते हैं, उनसे डीलिंग करते हैं. इन ऑर्डर टू बिकम अ रीजनल पार्टी, ए पार्टी हैज़ टू सिक्योर एट लीस्ट 6% of total votes in the legislation election and win at least 2 seats. एक रीजनल पार्टी बनने के लिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को टोटल वोट्स का 6% वोट सिक्योर करना होता है. इसके अलावा लेजिस्लेशन के जो इलेक्शन होते हैं उनमें कम से कम 2 सीट जीतना अनिवार्य होता है. इसके एग्जाम्पल हैं जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल पार्टीज. फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन any 3 challenges faced by the Indian society even now. किन्हीं 3 चैलेंजेस के बारे में बताओ जो इंडियन सोसाइटी आज भी फेस कर रही है. द आंसर इज द 3 challenges that still Indian society face is illiteracy. सबसे पहले जो चैलेंज है जो इंडियन सोसाइटी को आज भी फेस करना पड़ता है वो है इलिटरेसी, वेयर पीपल आर स्टिल नॉट एबल टू रीड एंड राइट. क्योंकि पीपल अब भी रीड और राइट करने के एबल नहीं है. सेकंड वन इज़ पॉवर्टी. पॉवर्टी का मीन्स होता है गरीबी, वेयर पीपल आर पुअर और कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ गुड लिविंग स्टैंडर्ड एंड आर इवन बिलो पॉवर्टी लाइन. जहाँ पे पीपल बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं और जो गुड लिविंग स्टैंडर्ड है उसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते और वो पॉवर्टी लाइन से बिलो होते हैं. थर्ड इज़ पुअर हेल्थ. पीपल डू नॉट गेट एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड लैक इन न्यूट्रिशन. पीपल हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते, उनके पास जो न्यूट्रिशन फूड होता है उसकी कमी होती है. देयर आर द मोस्ट कॉमन चैलेंजेस ऑफ अदर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन सोसाइटी. तो ये जो दीज आर द मोस्ट कॉमन चैलेंज, ये 3 चैलेंज हैं जो इलिटरेसी, पॉवर्टी और पुअर हेल्थ, ये मोस्ट कॉमन चैलेंज हैं इंडियन सोसाइटी के द्वारा जो फेस किए जाते हैं. ये अदर चैलेंजेस के कंपैरिजन में कॉमन चैलेंज हैं जो सबको फेस करने पड़ते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट has also protected the interest of the backward sections of society. Justify the statement by giving 3 arguments. हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने सोसाइटी के सभी बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनकी रक्षा की है, उनके हितों की रक्षा की है. इस स्टेटमेंट को 3 आर्ग्यूमेंट से जस्टिफाई करें. द आंसर इज फर्स्ट वन, ऑल सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सभी सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है. प्रोविज़न ऑफ एन इलेक्टोरल सिस्टम which helps to secure and safeguard the interest of the backward sections of society. इलेक्टोरल सिस्टम का प्रोविज़न रखा गया है, मीन्स इलेक्शन करवाए जाते हैं तब ताकि सोसाइटी के सभी सेक्शंस के इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड किया जा सके. इलेक्शंस में बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट्स की प्रोटेक्शन की जाती है, उन्हें सेफगार्ड किया जाता है. एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी एंड प्रोविज़न ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल. इक्वालिटी पर बल दिया जाता है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का प्रोविज़न है. तो दीज आर 3 statements which tell us that
Our democratic government has also protected the interest of the backward sections of society. Government is trying hard to protect the interests of the backward sections of society. गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि सोसाइटी के बैकवर्ड सेक्शंस के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की जाए. नाउ पार्ट ई, फर्स्ट क्वेश्चन. Part E, first question. State the main features of the Indian Independence Act 1947. Indian Independence Act 1947 की main features क्या थी? The answer is first one is the British rule over India would end with the immediate effect. इंडिया से ब्रिटिश रूल समाप्त हो जाएगा. Independent dominion of India was made including the United Provinces under the British like मद्रास प्रेसिडेंसी, कर्नाटक, ईस्ट पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम एट्सेट्रा. इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा जिसमें कुछ जो यूनाइटेड प्रोविंसेस थे, स्टेट्स थे, उनको इंक्लूड किया गया जो ब्रिटिश रूल के अंडर थे, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, कर्नाटक, ईस्ट पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम. थर्ड इज वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड ईस्ट बंगाल वुड गो टू पाकिस्तान. वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चले गए. द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द फ्रीडम टू डिसाइड विच डोमिनियन टू ज्वाइन. प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दी गई कि वो किसी भी पावर को, किसी भी कंट्री को ज्वाइन कर सकते हैं. फिफ्थ इज द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर ग्रांटेड कंप्लीट फ्रीडम. इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ को कंप्लीट फ्रीडम दी गई एंड दे बिकेम मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, और दोनों कंट्रीज ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गई. सेकंड क्वेश्चन. डिस्क्राइब द प्रोग्रेस मेड बाय इंडिया इन द फील्ड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. इंडिया के द्वारा इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के फील्ड में की गई प्रोग्रेस के बारे में डिस्क्राइब करो. द आंसर इज our economic progress can be witnessed in expansion and diversification of production both in industry and agriculture. हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इंडियन इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में हुए प्रोडक्शन के इंक्रीज से और एक्सपेंशन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है. द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ट the infrastructure like power, information technology, communication, transport etc. which are the basic requirement of the industry. हमारी गवर्नमेंट ने बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं जैसे पावर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा, जो किसी भी इंडस्ट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं. थर्ड, इन द एग्रीकल्चर सेक्टर मशीनलाइजेशन, irrigation, fertilizers and research have improved the scenario. एग्रीकल्चरल एरिया में मशीनलाइजेशन, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स और रिसर्च ने सिनेरियो को इम्प्रूव किया है. एज अ रिजल्ट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज शॉट अप बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली. तो इसका परिणाम स्वरूप जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी इंक्रीज हुआ है. द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट कैन बी विटनेस्ड इन द ग्रीन रेवोल्यूशन. प्रोग्रेस को और डेवलपमेंट को ग्रीन रेवोल्यूशन से देखा जा सकता है. 1960 में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को, ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की गई थी. थर्ड क्वेश्चन. मेंशन एनी 5 बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की 5 बेसिक फीचर्स बताएं. द आंसर इज फर्स्ट वन इज प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस. सेकंड इज एंटी रेशियलिज्म. थर्ड इज पंचशील. फोर्थ नॉन अलाइनमेंट. फिफ्थ इज फ्रेंडली को रिलेशंस विद नेबर्स. फोर्थ क्वेश्चन. Highlight the main features of Dr. APJ Abdul Kalam's India Vision 2020. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के इंडिया विजन 2020 की मेन फीचर्स बताएं. द आंसर इज
द इंडिया विज़न 2020 वॉज नॉट ओनली अ बुक, यह सिर्फ एक बुक नहीं थी, बट आल्सो इमेजिनेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ लेट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विद इंडिया। तो इंडिया विज़न 2020 यह एक बुक ही नहीं थी, बल्कि जो हमारे लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, उनकी इमेजिनेशन और एक्सपेक्टेशन थी इंडिया के साथ। इंडिया विज़न 2020 रिप्रेजेंट इन डेप्थ द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। तो यह बुक गहराई से इंडिया की वीकनेस और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है, शो करती है। विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, कलाम सर वांट टू से दैट इंडिया विल बी अमंग 4 हाईएस्ट इकोनॉमी कंट्री इन द वर्ल्ड टिल 2020। इस बुक की सहायता से कलाम सर यह कहना चाहते हैं कि इंडिया 2020 तक वर्ल्ड की 4 हाईएस्ट इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ में से एक बन जाएगा। इन दिस बुक, कलाम आल्सो सेज दैट इट इज़ लाइक अ ड्रीम टू ऑल द इंडियंस टू सी द इंडिया एज द डेवलप्ड कंट्री। तो उन्होंने यह भी कहा कि ये सभी इंडियंस का सपना है कि वो इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं। 5th क्वेश्चन, वाई डिड इंडिया ऑप्ट फॉर अ डेमोक्रेटिक सेटअप? इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक सेटअप को ऑप्ट क्यों किया है? इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में, हाउ फार हैव वी सक्सीडेड इन दिस रिस्पेक्ट? हम इसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं? द आंसर इज इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर डेमोक्रेटिक सेटअप बिकॉज नो वन वांटेड टू बी अ स्लेव। इंडिया ने डेमोक्रेटिक सेटअप इसलिए ऑप्ट किया है क्योंकि कोई भी गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। द पाथ दैट इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू फॉलो वाज प्लान ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इटसेल्फ। इंडिया ने आज़ादी के बाद किस रास्ते पर चलना है, यह फ्रीडम स्ट्रगल के समय अपने आप बन गया था, प्लान हो गया था। इट एम्ड एट वेस्टिंग द सॉवरेन पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल। इसका जो मेन एम था, जो मेन पावर्स हैं वो पीपल्स के हाथ में देना था। हैंस इंडिया ऑप्टेड फॉर डेमोक्रेसी, इसी कारण से इंडिया ने डेमोक्रेसी को ऑप्ट किया। एवरी कम्युनिटी, रिलीजन, हैंस इंडिया ऑप्टेड फॉर डेमोक्रेसी, इसी कारण से इंडिया ने डेमोक्रेसी को ऑप्ट किया। इट वॉज नेसेसरी टू हैव अ सिस्टम वेयर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड बी रिप्रेजेंटेड। तो ये ज़रूरी था कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे सोसाइटी के हर सेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाए। अवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ आल्सो प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने सोसाइटी के सभी सेक्शंस, जितने भी बैकवर्ड सेक्शंस हैं, उनके हितों की रक्षा की है। इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ बीन फंक्शनिंग सक्सेसफुली। इंडियन डेमोक्रेसी कामयाबी से कार्य कर रही है, एक्सेप्ट फॉर 2 years व्हेन अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन 1975 एंड इन 1977। सिर्फ 2 सालों के अलावा, जब स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी इंडिया में 1975 और 1977 में, उन 2 years के अलावा इंडिया सक्सेसफुली फंक्शनिंग कर रही है। इसलिए इंडिया ने डेमोक्रेटिक सेटअप को ऑप्ट किया है। These were the question answers of part D and part E. Thank you. Have a nice day.